अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आयशा जुल्फ़िकार। आप देख रहे हैं प्रोग्राम पासबान इस्लाम। आबनाए हुर्मुज़ में ईरान की जंगी मशकें, खलीज के पानियों में हरकत पजीर अमरीकी बहरी बेड़े, मशरिक़ वुस्ता में फैली सरासीमगी और रियाद से इस्तंबुल तक मुतहरिक सिफारती चैनल्स। सवाल ये है कि क्या कोई ब्रेक थ्रू होने जा रहा है या फिर मशरिक़ वुस्ता एक नई जंग के दहाने पर खड़ा है? मेरे सवाल का जवाब अभी वक्त की मीज़ान पर किसी नई हलचल का मुंतज़िर है, इसलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उस बुनियादी नुक्ते पर कि अगर अमेरिका ने ईरान पर हमले का फैसला कर लिया तो हमले की नौयत, दायरा और हदफ क्या होगा? क्या अमेरिका ईरान में पावर वैक्यूम डॉक्ट्राइन आजमाएगा, यानी पहले मरहले में पाबंदियों और प्रॉक्सी दबाव के जरिए सियासी, मुआशी और समाजी अदम इस्तेहकाम, और फिर ताकत के इस्तेमाल से ईरानी फ़ौज, हुकूमत और सिविल ब्यूरोक्रेसी को मफलूज करना? कामयाबी के बाद नई तामीर के बजाय खामोश इनखला पर इक्तफा करना? ऐसा हुआ तो कानून, रियासत और हुकूमत की अदम मौजूदगी में पैदा होने वाला खला इंतहा पसंद, अलहदगी पसंद और क्रिमिनल्स के जरिए पुर होगा। यही पावर वैक्यूम डॉक्ट्राइन इससे पहले लीबिया और इराक जैसी मजबूत रियासतों को निगल चुकी है, जहां आज मरकजी हुकूमत और मुअस्सर फौज का वजूद महज एक सवाल बनकर रह गया है। या फिर ईरान पर अमरीकी हमला वेनेजुएला तर्ज का एक महदूद और अलामती ऑपरेशन होगा, जो सुप्रीम लीडर से पासदाराने इनकलाब तक ताकत के वफादार हिसार में दरार डालने की कोशिश की जाएगी। लेकिन ऐसा ऑपरेशन किसी कामयाब दाखिली मुदाखलत के बगैर मुमकिन नहीं, और यही अमेरिका के लिए सबसे मुश्किल मरहला है। तो असल सवाल ये है कि अमेरिका के मुकाबिल ईरान की असल ताकत क्या है? मिसाइल, ड्रोन्स, मुमकिना एटमी सलाहियत का दबदबा या फिर रियासती निज़ाम की वफादारी? इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद खान साहब। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, ईरान पर अमरीकी हमले की बाज़गश्त, ईरान की मुज़ाकराती पेशकश और दोस्त ममालिक की सिफारती कोशिशें, इस तमाम तर सूरत हाल में क्या आपको किसी ब्रेक थ्रू की उम्मीद नज़र आती है या वाकई जंग के शोले बुलंद होंगे? जी बहुत शुक्रिया। देखिए, मेरे ख्याल में एक मोड पे प्रेसिडेंट ट्रंप आ चुके हैं जहां से उनको रिकाइल करना, वापस जाना वो बहुत बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि उन्होंने कुछ लेके ही जाना है। देखिए, बिलियंस ऑफ डॉलर्स की तो एक्सपेंडिचर्स लगातार हो रही है। यूएसएस अब्राहम लिंकन को जो मूव करवाया है, $8 मिलियन डेली की बेसिस पे उसका एक्सपेंडिचर है। तो बाकी खित्ते में जो बाकी इनके डेवलपमेंट्स है, जो फौजीज आए हैं, B-2 आए, B-52 जहाज आए हैं, एयर डिफेंस सिस्टम है, लॉजिस्टिक्स आए हैं, सो बिलियंस ऑफ डॉलर्स हैं। फिर एक लोग ये भी समझते हैं कि आपने एक एश्योरेंस दी थी ईरानियन अवाम को, हम आ रहे हैं, हम आपको रेस्क्यू करेंगे। तो एक एक्सपेक्टेशंस वहाँ से भी कहते हैं, बकौल न्यूयॉर्क टाइम्स वहाँ पे बढ़ गई हैं। फिर आपने डोमेस्टिकली कौम को भी जवाब देना है कि आपने जब इतना बड़ा नारा लगाया था तो आपने वहाँ पे क्या अचीव किया है, क्या अभी जो है। तो देयरफॉर देखिए, बहुत सारे सिनेरियोस उनके लिए है, क्योंकि अब इस तरह जाना उनके लिए बड़ा मुश्किल है। तो लाइकली है कुछ ना कुछ करके जाएंगे, या तो वो समझते हैं सिनेरियो में कि वो ईरान ने जो डिमांड सामने रखी है ईरान के सामने, जी। कि वो न्यूक्लियर इन्रिचमेंट को बंद कर दें, और जो ऑलरेडी स्टॉक पाइल्स हैं उनको भी खत्म कर दें। और सेकंड है बैलिस्टिक मिसाइल्स के बारे में, और कि इसको अब एक तो रिड्यूस करेंगे जो प्रोडक्शन है, और दूसरा रेंज कम कर देंगे। तो दोनों बड़े मुश्किल हैं। तो देयर इज ए पॉसिबिलिटी, अगर फेस सेविंग चाहते हैं तो कोई हो सकता है न्यूक्लियर पे कोई अंडरस्टैंडिंग किसी स्टेज पे हो जाए, जो हम कह सकते हैं बहुत कम चांसेस हैं कि इस पे एक अंडरस्टैंडिंग हो सकती है कि वो जाके कह दे कि जी मैंने ये मनवा ली है बात। जी। वरना लाइकली है इतने एफर्ट्स के बाद वो ऐसे नहीं जाएंगे। और फिर देखें कि अब दुनिया कहती है कि जो अमेरिका है इज द वेसल स्टेट ऑफ इजराइल, और कहते हैं इजराइल ही ने पुल करके अमेरिका को लेके आए इस खित्ते में इसको इस्तेमाल करने के लिए। सो अब ये देखना है। तो अभी आप देखिए, जब अमेरिका यहाँ पे आया है तो यकीनन ऑप्शन सारे वर्कआउट किए गए हैं, टारगेट्स की सिलेक्शन हुई है, और कोई साइमल्टेनियस अटैक्स होंगे, तमाम वार गेमिंग उन्होंने की होगी, क्या इसके इम्प्लीकेशंस होंगे, इजराइल पे क्या खतरा हो सकता, खित्ते पे क्या हो सकता। लेकिन जिससे हमने वेनेजुएला में देखा कि जब उन्होंने वो प्रेसिडेंशियल पैलेस पे गए तो उसकी पहले रिहर्सल्स अमेरिका में करते रहे हैं। तो यहाँ पे भी अभी भी खबरें हैं कि दिस लाइकली है कि ग्राउंड रेड्स भी हों। एक ऑप्शन जो दिए गए हैं पेंटागन की तरफ से प्रेसिडेंट ट्रंप को, तो अभी तक क्लैरिटी नहीं है।
लेकिन इनकी यकीनन कोशिश होगी कि किसी भी तरीके से अगर कुछ करना होगा तो दे विल ट्राई टू प्रिवेंट करेंगे, जो बैलिस्टिक मिसाइल साइट्स पे पहले जाएंगे जी। ताकि उनके कम से कम नुकसान हो। तो पॉसिबिलिटी हम ये रूल आउट नहीं कर सकते हैं, विल सम जो काइनेटिक एक्शन होगा, स्ट्राइक इसमें यकीनन होंगी। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, अमेरिका एटमी प्रोग्राम के साथ साथ ईरान के मिसाइल प्रोग्राम को भी मुज़ाकरात में शामिल करना चाहता है। क्या ये दबाव का हरबा है या वाशिंगटन वाकई ईरानी मिसाइल सलाहियत महदूद करना चाहता है? बिल्कुल करना चाहता है। देखें उसके लिए थ्रेट क्या है, इसराइल को थ्रेट है, मिसाइल से थ्रेट इसराइल को है। और स्पेशली अभी हमने देखा ना जून में जो 12 दिन की जंग हुई और जिसमें ईरान प्रीवेल कर गया था, और बहुत सारी खबरें तो इसराइल ने बाहर आने नहीं दी, लेकिन जो ऑलरेडी लीक हुई थी उसमें पता चला था कि मिसाइल से बड़े इफेक्टिवली दे पेनिट्रेटेड द सो कॉल्ड आयरन डोम सिस्टम को उन्होंने पेनिट्रेट किया था। चाहे वो डिविड सिलिंग था वो भी फेल हुआ, और इसके बाद जो एरो सिस्टम था वो भी फेल हुआ। अभी आप देखें कि इनके पास अब इन्होंने ईरान ने क्लेम किया है वी हैव हाइपरसोनिक जो मिसाइल्स हैं, तो उसका मतलब ये हाइपरसोनिक में ज्यादा ये कैपेबिलिटी होती है कि इसमें मैन्यूवरेबिलिटी होती है, सो इट बहुत मुश्किल होता है इसको इंटरसेप्ट करने के लिए। तो उन्होंने ऑलरेडी डिक्लेयर किया वी हैव फतह 1 और फतह 2 है, हम इसको यूज करेंगे। और फिर इनके पास ड्रोन्स की बहुत बड़ी कैपेबिलिटीज है, तो ये साइमल्टेनियसली यूज हो सकते हैं। तो इनकी कोशिश इसलिए है कि इनको ये मिसाइल्स से प्रिवेंट करें, उसको रिस्ट्रिक्ट करें और रेंज ऐसा रखें जो इजराइल को हिट ना कर सकें। सो इट इज ए प्रेशर टैक्टिस है कि आप ये बात मान, जो ईरान का भी नहीं मान सकता है, क्योंकि ईरान के लिए अपने मुश्किल वो अपने उनके अप्रिसिएशन है, दे अंडरस्टैंड कि उनके लिए क्या करना है। सो न्यूक्लियर पे कहीं पे बातचीत हो सकती है, लेकिन मेरा ख्याल में इस बैलिस्टिक मिसाइल्स पे ईरान कभी भी इनकी चीजें नहीं मानेगा, क्योंकि ये एक आप समझ लें उनके लिए एक वेपन ऐसा है जो इजराइल को थ्रेट करता है। तो ये प्रेशर होगा इन पे। देखें ना, जो पॉइंट्स भी वही बताएं जो इजराइल के फेवर में है, न्यूक्लियर पावर ये ना बने, मिसाइल्स इसके पास ना हो, और सेकंड ये प्रॉक्सीज जो है खिते में वो ईरान को प्रॉक्सीज की मदद न करे। तो ईरान इनमें से मुझे नहीं लगता है, हो सकता है न्यूक्लियर पे कोई बार्गेनिंग की बातचीत हो सकती है, लेकिन बाकी किसी चीज पे नहीं होगा। और ईरान इज नॉट वेनेजुएला, ईरान बहुत बड़ा मुल्क है, तो मेरे ख्याल में मुश्किलात हो सकती हैं अमेरिका के लिए भी। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, अगर ईरानी फौज, हुकूमत और सिविल ब्यूरोक्रेसी कमज़ोर की जाती है तो क्या अमेरिका के पास कोई आफ्टर वॉर प्लान मौजूद है, या ईरान भी इराक और लीबिया के रास्ते पर छोड़ दिया जाएगा? दिस इज ए $1 मिलियन क्वेश्चन है, और इसमें बेसिकली ये है कि अभी वो भी इसे सोच रहे हैं कि अब एक तो मार्को रूबियो ने अभी रिसेंटली एक जो सेनेट आर्म्ड कमेटी के सामने पेश हुए, तो फॉरेन कमेटी, तो उन्होंने कहा कि ईरान इस वक्त द वीकेस्ट पॉइंट पे है, और ईरान प्रेसिडेंट ट्रम्प ये समझता है और वो समझते हैं कि दिस इज द राइट टाइम टू स्ट्राइक। ये वह सवाल पैदा होता है, अगर ये रजीम को टारगेट करते हैं, लीडरशिप को टारगेट करते हैं, हु विल बी द नेक्स्ट? ये बहुत बड़ा सवाल है। क्या पॉसिबिलिटी है, क्या IRGC है उससे कोई आके टेक ओवर करेगा, तो अगेन वो ही विल बी हार्ड लाइनर। क्या कोई यंगस्टर्स आके टेक ओवर करते हैं, तो अगेन यंगस्टर्स जब आएंगे तो देखें वो बड़े नौजवान होंगे, जज्बात वाले होंगे, तो वो भी कहेंगे हम न्यूक्लियर को परस्यू करेंगे, हम इससे पीछे नहीं हटते हैं। तो बाहर से जो रजा पहलवी के आने के बिल्कुल चांसेस नहीं है, क्योंकि उनके स्टैंडिंग वहां पे कोई ईरान के अंदर नहीं है। तो अब ये बहुत मुश्किलात हैं कि उनको खुद समझ में नहीं आ रही कौन टेक ओवर कर ले। तो मेरा ख्याल में अभी डिपेंड करता है, कोई वो चाहते हैं कोई ऐसा मॉडरेट आए, कोई लोग आपस तो में। आपके ख्याल में ब्रिगेडियर साहब, क्या ईरानी इस चीज़ के लिए तैयार हैं जो हमने गुज़श्ता कुछ अरसे में प्रोटेस्ट देखे हैं, कि वो दोबारा से बादशाही निज़ाम को एक्सेप्ट कर लें? बिल्कुल भी नहीं करेंगे। देखिए, मैंने कहा कि रजा की पहलवी की कोई स्टैंडिंग वहां पे नहीं है, और जिस तरीके से आप देखें पहले प्रोटेस्ट हुए, उसके बाद जो प्रो गवर्नमेंट, प्रो रहबर रैलीज हुए हैं, मिलियंस लोगों ने वहां पे उसमें शिरकत की है। सो मैसेज क्या है, जब इस तरह के हालात वाकयात होते हैं तो लोग जो होते हैं दे रैली अराउंड देयर फ्लैग या अपने लीडरशिप के पीछे खड़े होते हैं। ईरान ने तो एक वो इंडिकेट किया है कि वे आर स्टिल विद अब जो भी है रहबर के साथ हैं, तो वो एक है। सेकंड, ये इसमें ये भी हो सकता है कि वो इस तरह के जब वाकयात आप प्रेशर करते हैं तो जो पैट्रियाटिक फीलिंग है वो ज्यादा उभर आती हैं, तो ज्यादा लोग कोशिश वो होगी हुकूमत के साथ खड़े हों।
अंदर से, लेकिन अंदर से जो फ्रैक्चर जो है गवाजीज हैं, जो अरब हैं, उनकी तरफ से वो स्ट्रगल हो सकती है, कुर्दों की तरफ से हो सकती है, और इसी तरह आज़रीज हैं ईरान के अंदर, उनके तरफ से हो सकती है। बलोचिस्तान के अंदर जो दहशतगर्द तंजीमें हैं सिस्तान बलोचिस्तान में, वो भी अपना एक रोल अदा कर सकते हैं। तो ये देखें कि इनको भी साइमल्टेनियसली यूज किया जाएगा। एट द सेम टाइम जो होगी, आप देखें कि इसमें बाकी हमले भी होंगे। तो कोशिश अल्टीमेटली क्या होगी, तो पैरालाइज लीडरशिप और जाके डिसीजन मेकिंग कोई ना हो, एक अफरा तफरी करके हालात तो वाकयात ऐसे छोड़ दें कि जिसमें फिर कोई नहीं होगा, एक वो फ्रैक्चर हो, रैप्चर करके छोड़ देना। अल्टीमेट इनके अज़ाइम यही है। अच्छा, अमेरिका के आप इस रवैये को किस तरह देखते हैं कि एकदम से एक हार्ड स्टेटमेंट आती है अमेरिका की तरफ से ईरान पर हमला करने की, उसके बाद मुज़ाकरात की बात की जाती है। अब जबकि अमेरिकी बहरी बेड़ा भी मशरिक़ वुस्ता में तैनात किया गया, तो अमेरिकी सदर का बयान यही था कि हम कोशिश करेंगे इसको इस्तेमाल न करने की ज़रूरत पड़े, मुज़ाकरात से जो मामलात है वो आगे बढ़ें। क्या अमेरिका ये समझ रहा है कि अगर वो हमला करता है तो एक शदीद जवाब अमेरिका की तरफ भी आएगा और अमेरिका के इत्तेहादियों की तरफ भी आ सकता है, इसलिए वो मुज़ाकरात की बात की तरफ बार बार आ रहे हैं? हाँ, बिल्कुल ऐसा ही हो सकता है। देखें कि जिस तरीके से ईरान की हमने कहा कैपेबिलिटीज हैं, बैलिस्टिक मिसाइल हैं, क्रूज मिसाइल्स हैं, अभी हाइपरसोनिक भी आ गए हैं, इसके बाद उनके पास ड्रोन्स की कैपेबिलिटी है। फिर स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ के अंदर उन्होंने ऑलमोस्ट सुसाइड किस्म के बोट्स तैयार की हैं, तो उनकी वहाँ पे भी प्रेजेंस है। फिर एट द सेम टाइम उन्होंने कहा अगर कोई फैसिलिटी जो अमेरिकन इंटरेस्ट है या बेसिस है, देयर आर 19 बेसिस इन द पर्शियन गल्फ या मिडिल ईस्ट के अंदर जो अमेरिका के हैं, उनको भी हम टारगेट कर सकते हैं। और फिर इसके अलावा जो इजराइल है, पहले तो वो जाएंगे इजराइल के ऊपर। देखें जो अगर आप देखें, अगर 500-600 मिसाइल एक साथ अगर फायर होते हैं तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा। आधा तो इजराइल गायब हो सकता है, इस तरह सीरियस उसकी इम्प्लीकेशन हो सकती हैं। तो बहुत सारे इसमें तो ऑप्शन है, लेकिन कोशिश ईरान की, मेरे अपनी ज़ाती परसेप्शन के मुताबिक कोशिश वो ये करेंगे, क्योंकि देखें कतर में भी इनकी प्रेजेंस है, बहरीन में भी प्रेजेंस है, सऊदी अरब में भी है। तो यहाँ पे वो हो सकता है स्ट्राइक पे ना जाएं, क्योंकि पहले करके ताल्लुकात में खराबी आए थे। हो सकता है वो सीरिया में स्ट्राइक कर दें, इराक में स्ट्राइक कर दें, क्योंकि इराक के अंदर भी इनकी प्रेजेंस है। यमन में हो सकता है कुछ कार्रवाई कर दें, यमन में हो नहीं सकता क्योंकि हौतीस इनके साथ है। तो यहाँ से चांसेस है, क्योंकि वहाँ पे उनको शक है कि वहाँ से उनके बेसिस वगैरह अमेरिकन यूज कर सकते हैं, तो वो पॉसिबिलिटी है। और एट द सेम टाइम यूएसएस अब्राहम लिंकन को भी ये टारगेट कर सकते हैं। डिपेंड करता है वो कितने फासले पे आता है, कहाँ पे होता है। फिर ऊपर से ये भी अमेरिका के डिलेमा है कि उनके जहाज वहां से उड़ेंगे, उनकी रीफिलिंग का अगर ज्यादा दूर होंगे तो रीफिलिंग का मसला आएगा। तो बहुत सारी कंसिडरेशन है, लेकिन यकीनन उन्होंने पेंटागन में जो सेंटकॉम वालों ने मिलकर ऑलरेडी सारे सिनेरियोस को सोचा होगा, प्लानिंग की होगी। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, अगर अमेरिका ईरान पर हमला करता है तो क्या आप अरब को डिवाइड होता देख रहे हैं? क्योंकि सऊदी अरब और यूएई ने तो बोला है हम अपनी जो एयर स्पेस है या अपनी जो ज़मीन है उसको इस्तेमाल नहीं करने देंगे। तो आपके ख्याल में जो बाकी अरब मुल्क हैं वो क्या अपनी एयर स्पेस या अपने अड्डे इस्तेमाल करने देंगे अमेरिका को? मुझे नहीं लगता है, क्योंकि देखें कि ऑलरेडी जो एक कंसेंसस है, स्पेशली देखें जो मैटर करते हैं गल्फ के अंदर, वो है सऊदीज हैं, यूएई है। यूएई का शक था क्योंकि सऊदी उनके इजराइली के साथ ताल्लुकात है, लेकिन उन्होंने भी कह दिया है। तो फिर अमेरिकन की प्रेजेंस तो ओमान में भी है, कतर में भी है, बहरीन में भी है। तो वो मुझे नहीं लगता है कि वो ऐसा कुछ करेंगे कि अपने वो फैसिलिटीज उनको प्रोवाइड करेंगे। तो लेकिन ये है कि लेकिन कुछ भी हो सकता है इन हालात वाकयात में। देखें ना, इन ममालिक में अगर उनका आपके अमेरिकन बेसिस हैं, उनको कौन रोक सकता है? अगर वो वहां से जहाज उड़ाएंगे या कुछ करेंगे तो ये भी मसाइल इनके लिए हो सकते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद खान साहब हमारे साथ। एक ब्रेक से वापस आएंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। मैदान जंग में नाकामी के बाद पाकिस्तान को अंदर से गैर मुस्तहकम करने की एक और भारतीय कोशिश नाकाम हो गई। बलूचिस्तान में पाक अफवाज का मुअस्सर और बरवक्त ऑपरेशन भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्द नेटवर्क्स की बाकी मांदा ताकत भी ज़मींबोज़। सिर्फ 2 रोज़ में 100 के करीब फितना उल हिंदुस्तान के दहशतगर्द हलाक, सूबे के 12 अजला में मनसूबा बंद हमले नाकाम और हिरौफ 2.0 मुकम्मल तौर पर फेल।
दहशतगर्दों ने मजदूर बस्तियों, आम शहरियों और सरकारी अमला को निशाना बनाने की कोशिश की, मगर सिक्योरिटी फोर्सेज ने रैपिड एक्शन के जरिए अक्सर हमले वकूअ से पहले ही नाकाम बना दिए। 5 घंटे के ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में पसपा होने वाला भारत अब झूठे प्रोपेगंडे और प्रॉक्सी वॉर पर तकिया किए हुए है। इस पर हम बात करेंगे। जनरल रिटायर्ड समरेश सालिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। सबसे पहले आपसे मैं जानना चाहूंगी कि 2 रोज में 100 दहशतगर्दों की हलाकत, क्या ये इस बात का इशारा है कि बलूचिस्तान में दहशतगर्दी अपने आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुकी है? थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में लिया। इसमें कोई शक नहीं कि तकरीबन 20 साल से, बल्कि इससे भी ज़्यादा टाइम से पाकिस्तान आर्मी और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज दहशतगर्दी के खिलाफ नंबर आजमा है, जिसकी वजह से हमारी आर्म फोर्सेस और हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज का पोटेंशियल, कैपेबिलिटी और कैपेसिटी बहुत इन्हांस हुई है। तो ये जो परफॉर्मेंस बलूचिस्तान में लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज ने दी है, जिसमें 100 से ज़्यादा दहशतगर्द मारे गए हैं, ये बहुत बड़ी कामयाबी है। और लेकिन साथ साथ ये एक लम्हा फिक्रिया भी है कि एक ऐसे टाइम के ऊपर जब पाकिस्तान के अफगानिस्तान के साथ भी तल्लुकात ख़राब हैं, इंडिया को भी चंद माह पहले हमने बहुत बुरे तरीके से शिकस्त दी, वो भी ऑपरेशन सिंदूर को जारी रखने की बार बार अंदिया देता है। ईरान जो है वो बिल्कुल उस थाने पे खड़ा है जहाँ पे किसी वक्त भी अमेरिका उसके ऊपर स्ट्राइक्स कर सकता है। इस तरह की इन्वायरमेंट पे, इस तरह की सिचुएशन में बलूचिस्तान में इतने बड़े स्केल के ऊपर टेररिज्म और दहशतगर्दी का होना थोड़ा सा हमारे लिए लम्हा फिक्रिया भी है। लेकिन बहुत काबिल सताइश बात है कि हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज ने इन दहशतगर्दों को जन्म हासिल किया। अच्छा, गैर बलोच आबादियों और आम शहरियों को निशाना बनाकर दहशतगर्द दरअसल क्या पैगाम देना चाहते हैं? देखिए, दहशतगर्द तो वर्ड ओवर हमेशा से उनका यही तरीका होता है कि वो खौफ फैलाते हैं, और उस खौफ की वजह से वो जो आम शहरी हैं, जिनको हम 3 कैटेगरीज होती हैं इस तरह के ऑपरेशंस में। एक है वो जो कि दहशतगर्द हैं, दूसरे हैं जो उनके सिंपथाइजर्स हैं, जो उनको जगह देते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं, उनको हर लिहाज से उनको वसाइल देते हैं, और तीसरे हैं जो कि फेंस सिटर हैं, जो कि बिल्कुल फेंस पे बैठ के देख रहे होते हैं कि हालात किस तरफ को जाते हैं। तो इनकी कोशिश दहशतगर्दों की होती है कि उन फेंस सिटर्स को अपने साथ मिलाएं, और उसके लिए ये खौफ फैलाते हैं, ये दहशतगर्दी फैलाते हैं। इसीलिए उनको दहशतगर्द कहा जाता है कि ये जो आम लोग हैं उनको टारगेट करके उनको उनके दिलों में खौफ और दहशत फैलाई जाए, ताकि वो इन दहशतगर्दों का साथ दें। तो इस तरह के इनके ऑब्जेक्टिव होते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। अच्छा, क्या ऑपरेशन हैरफ 2.0 बलूचिस्तान में मादनी मंसूबों और अरबों डॉलर की सरमायाकारी के खिलाफ एक भारतीय रद्द-ए-अमल था? देखिए, 2-3 चीजें हमें देखनी होंगी। पहली तो बात यह है कि मई 25 में जो हमने भारत को शिकस्त दी और बहुत बड़ी एम्बेरसमेंट उठानी पड़ी भारत को, और वो ऑपरेशनल जो कन्वेंशनल ऑपरेशन है जिसको हम जंग कहते हैं, उसमें चेकमेट हो गया और उसकी ऑप्शन बहुत कम रह गई कुछ अरसे के लिए एटलीस्ट। तो उसने बार बार ये अंदिया दिया कि वो ऑपरेशन सिंदूर को जारी रखेगा। तो ये जो एक्टिविटीज़ है, इसको हमें ऑपरेशन सिंदूर की एक्सटेंशन के तौर पर ही देखना है। बलूचिस्तान का जो रीजन है वो फ्यूचर में जो राइवलरी है यूएस और चाइना के दरमियान, उसके लिए भी बहुत अहम और क्रिटिकल है, या पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, उसके लिए भी बहुत अहम और क्रिटिकल है। तो बलूचिस्तान में जो बदअमनी है वो उन ताकतों को फ़ायदा पहुंचाएगी जो कि नहीं चाहते कि यहाँ पे किसी किस्म की तरक्की हो, या यहाँ से इस रास्ते से, बलूचिस्तान के रास्ते से, मकरान कोस्ट के रास्ते से चाइना जो है वो इंडियन ओशन तक रसाई हासिल करे। तो वो ताकतें किसी सूरत में यहाँ पे उनकी पूरी कोशिश होगी कि यहाँ पे बदअमनी रहे, और इन चीज़ों का हमें इसी तनाज़ुर में देखना होगा। सर, अजीत डोवल की सब कन्वेंशनल वॉरफेयर सोच आज की दुनिया में, जहां तिजारत और सिफारतकारी असल ताकत हैं, मोदी सरकार के इस बयानिए को आलमी बरादरी कैसे देखती है? देखिए, मोदी सरकार तो बहुत बुरे तरीके से एक्सपोज हुई है 2025 में। पहले उनका ये एक वतीरा रहा है कि वो एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके, फैब्रिकेटेड और फॉल्स नैरेटिव्स बिल्ड करके पाकिस्तान के ऊपर चढ़ाई करना, वो तो बुरे तरीके से पिटा है 2025 में। तो अब मोदी सरकार को दुनिया जो है वो उस नज़र से नहीं देख रही जैसे वो मई 25 से पहले देख रही थी। ये इसी तरीके से है कि कोई बंदा कोई ऐसा काम करे जो उसको वापस उसके गले पड़ जाए।
तो इस तरीके से इंडिया जो है वो उसने अपने स्टेचर में बहुत बुरे तरीके से लूज किया है। तो जब इस तरह की सिचुएशन होती है तो वो जो फ्रस्ट्रेशन है, एंजाइटी है, वो उसका खमियाजा किसी ना किसी शक्ल में सामने आता है। तो इंडिया जो है वो काफ़ी देर से कोशिश कर रहा है कि पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करे, पाकिस्तान को हर्ट करने की कोशिश करे। डायरेक्ट वॉर में तो वो कर नहीं सका, तो इस तरह की बुज़दिलाना कार्रवाइयों में वो करने की कोशिश पहले भी करता रहा है और आइंदा भी जारी रहेंगी। लेकिन मुझे उम्मीद है कि जो वर्ल्ड कम्युनिटी है वो उनको समझ आ चुकी है और आगे भी समझ आएगी कि कैसे इंडिया जो है बरबला इस चीज़ का भी इजहार करता है कि हम पाकिस्तान को हर लिहाज से डैमेज करने की कोशिश करेंगे और वो डैमेज कर भी रहा है। तो इस तरह की जो रियासत की दहशतगर्दी किसी दूसरी रियासत के साथ, मैं समझता हूँ कि बहुत अनफॉर्चुनेट है और इसका नोटिस वर्ल्ड कम्युनिटी को लेना चाहिए। अच्छा सर, इंडियन मीडिया का बलूचिस्तान पर शोर, क्या ये मुनज़्ज़म डिसइंफॉर्मेशन वॉर नहीं? और जैसे कि हम भी जानते हैं कि रॉ और भारतीय मीडिया में गैर एलानिया हम आहंगी मौजूद है, तो इस सूरत हाल को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, इस वक्त तो मतलब रियलिटी ये है कि एक तरफ आपने इंडिया को Bay 25 में शिकस्त दी, वो फ्रस्ट्रेटेड और एम्बैरेस्ड बैठा हुआ है। दूसरी तरफ हमारे अफगानिस्तान के साथ भी इस वक्त कशीदगी है, जिससे कि रास्ता खुलता है इंडिया का पाकिस्तान के साथ अफगानिस्तान के थ्रू दहशतगर्दी करने का। तो बलूचिस्तान जो है वो अनलाइक केपी में सिर्फ एक तरफ से खतरा है और वो है अफगानिस्तान वाली साइड से। वेरस बलूचिस्तान के दो नेबरिंग कंट्रीज के साथ बॉर्डर लगता है, एक ईरान और दूसरा अफगानिस्तान। तो इसके लिए डबल जो है वो वल्नरेबिलिटीज हैं। तो एक तरफ ईरान जो है वो भी इस वक्त कुछ चैलेंजेस में घिरा हुआ है, कुछ उसके ऊपर हम मतलब स्ट्राइक्स की जो है वो एक्सपेक्टेड है। दूसरी तरफ अफगानिस्तान के साथ भी हमारे कोई इस वक्त कोई बहुत मैं समझूंगा कि बहुत अच्छे तल्लुकात नहीं है। इंडिया वैसे इस वक्त बेफरा बैठा हुआ है। इन सारी चीज़ों को देखते हुए इस तरह के जो एक्ट्स हैं टेररिज्म के, वो मैं समझता हूँ कि वो एक नेचुरल करोलरी है। बाकी डिसइंफॉर्मेशन तो ज़माना ही आज उसका है, सोशल मीडिया का ज़माना है। इसमें नैरेटिव और डिसइंफॉर्मेशन इस तरीके से फैलाई जाती है कि झूठ को भी सच साबित करने की कोशिश की जाती है। अच्छा, भारत अपनी दाखिली बहरान छुपाकर बलूचिस्तान को क्यों उछालता है और पाकिस्तान को इसका जवाब किस सतह पर देना चाहिए? देखिए, भारत जो है वो उसके ऑब्जेक्टिव्स दाखिली से ज़्यादा बड़े हैं। वो नहीं चाहता कि चाइना जो है वो सीपैक के थ्रू सीपैक बनाए और सीपैक के थ्रू मकरान कोस्ट के थ्रू इंडियन ओशन में एक्सेस हासिल करे, ना ही अमेरिका चाहता है। तो अगर सीपैक को किसी ने रोकना है और चाइना के इस एरिया में जो एम्बिशंस हैं उनको रोकना है, तो फिर या तो वो रीजन्स जहाँ से कि सीपैक गुजरता है वहाँ पे अगर आप बदअमनी फैला दें तो सीपैक का जो है वो एग्जीक्यूट होना बहुत बड़ा एक चैलेंज बन जाएगा। तो मेरे नज़दीक इंडिया जो है वो पहली तो बात यह है कि बलूचिस्तान जिस तरीके से इमर्ज हो रहा है, एक तो स्ट्रेटेजिकली इम्पॉर्टेंट है सीपैक के कॉन्टेक्स्ट में। दूसरा, यहाँ पे नेशनल जो मिनरल्स हैं, रेयर अर्थ मेटल्स हैं, उनकी अवेलेबिलिटी जो है वो एक बहुत एक इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी के लिहाज से पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी है। तो इन सारी चीज़ों को इन अपॉर्चुनिटीज़ को डिनाई करने के लिए पाकिस्तान के लिए इंडिया जो है वो इस तरह की कार्रवाइयाँ इस इलाके में कर रहा है। और वो कोई शक नहीं कि वो अफगानिस्तान के साथ भी उसने हाथ जोड़े हुए हैं, और जहाँ जहाँ पे कि अमेरिका और इंडिया के इंटरेस्ट कन्वर्ज होते हैं वो भी दोनों मिल के प्ले करते हैं। तो उनका बेसिक ऑब्जेक्टिव यही है कि पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना और चाइना का रास्ता रोकना इंडियन ओशन के लिए। बहुत शुक्रिया जनरल रिटायर्ड समरेश सालिक साहब आपके वक्त का। प्रोग्राम में अभी एक ब्रेक से वापस आएंगे, हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आमदीद। ये हकीकत है कि सदर डोनाल्ड ट्रंप के हैरान कुन, गैर मुतवक्के और तेज़ रफ्तार इक़दामात ने न सिर्फ अमरीका की सुपरमेसी को हिला कर रख दिया बल्कि इसके रिवायती इत्तेहादियों को भी मायूस किया है। आज सूरत हाल ये है कि यूरोपीय ममालिक फ़ौजी और इक़्तिसादी ताउन के लिए नए रास्तों की तलाश में हैं। पिछले दिनों बरतानिया और कनाडा के वज़राए आज़म का दौरा चीन इसकी उम्दा मिसाल है। क्या ये एक नई ग्लोबल हकीकत की जानिब इशारा है? क्या अमरीका के जवाब के बाद यूरोप का नया फ़ौजी और इक़्तिसादी पार्टनर चीन होगा? ये तखमीना बिला वजह नहीं और इसकी वजूहात हैं। 2025 में बीजिंग में हथियारों की सबसे बड़ी नुमाइश, पाकिस्तान की जंगी कामयाबी में चीनी हथियारों की साबित शुदा सलाहियत, आलमी जीडीपी में चीन का 26% हिस्सा, ये सब चीन की मुआशी और फौजी बालादस्ती के वाज़े सबूत हैं। और सिर्फ यही नहीं,
चीनी निज़ाम तालीम, तहकीक और ईजादात के मैदान में भी अमरीका और यूरोप को पीछे छोड़ चुका है। सवाल ये है कि क्या आइंदा 10 सालों में चीन दुनिया का नया वर्ल्ड ऑर्डर तश्कील देगा, और क्या चीन मुआशी और फौजी एतबार से हकीकी सुपर पावर बनने जा रहा है? इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं साबिक सफ़ीर डॉक्टर जमील अहमद खान साहब। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। सदर ट्रंप के फैसलों के बाद अमेरिका की सुपरमेसी मुतासिर हुई। क्या वाकई दुनिया अमेरिका से मायूस हो रही है और चीन नया आलमी लीडर बन रहा है? अरे देखिए, ये तो पूरा सदी जो है ग्लोबल नॉर्थ से ग्लोबल साउथ की तरफ मूव हो रही है, और ये आहिस्ता आहिस्ता अमेरिका की जो बरतरी है, चाहे वो माशी बरतरी हो या उसकी अस्करी बरतरी हो। अस्करी बरतरी तो अभी बहुत ज्यादा है, तकरीबन 7-8 गुना ज्यादा है चाइना से, लेकिन माशी बरतरी जो है वो सुकड़ के अब बहुत नजदीक आ गई है। चाइना सेकंड इकोनॉमी है, बहुत सारे मामलात में नंबर 1 है चाइना, दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे अहम, और 2010 से मैन्युफैक्चरिंग कंट्री है, सबसे बड़ा, और 2013 से सबसे बड़ा ट्रेडिंग कंट्री है दुनिया का, और उसके रिजर्व भी कोई 21 बिलियन के करीब उसके रिजर्व तो ज्यादा है, लेकिन 21 ट्रिलियन का उसका टोटल हजूम है उसका ट्रेड का। तो वो तो बहुत ज्यादा वो आगे बढ़ गया है माशी लिहाज से। अब वो साथ साथ कोशिश कर रहा है कि किसी तरीके से वो अस्करी मामलात में, क्योंकि दुनिया इस चीज की गवाह है कि आपकी मईशत को अगर आपने प्रोटेक्ट करना है, जब आप बहुत मजबूत हो जाते हैं, तो उसके लिए आपको अस्करी कुव्वत की जरूरत होती है। और आपने देखा कि जब चाइना में ओपीएम वॉर 1 हुई, 2 हुई, तो उस वक्त जो बरतानवी फोर्सेस जिन्होंने हमला किया चाइना पर, उनकी ताकत, उनके साजो सामान, उनकी नेवी ज्यादा पाल थी और ज्यादा एडवांस थी, और चाइना की नहीं थी। तो अब चाइना को अपनी हिस्ट्री का भी पता है कि किस तरीके से उनको जवाल आया था जब उनकी अस्करी ताकत कम थी और वैसे वो बड़ी तरक्की कर रहे थे। तो अब उसी मिसाल को यहाँ ले लें कि चाइना उस चीज को आहिस्ता आहिस्ता कवर कर रहा है, लेकिन बड़ी खामोशी से कवर कर रहा है। और अगर इस दुनिया में अब चाइना वो एक मूव कर रहा है यूएस डोमिनेंट से मल्टीपोलर वर्ल्ड के तरफ, और वो हमेशा चाइना प्रमोट करता है मल्टीलैटरलिज्म को और ग्लोबल साउथ के इंटरेस्ट को एक चैंपियन के तौर पर सामने लेके आता है, और उसी हिसाब से मावनत करता है सारों की। और वो मल्टीलैटरल के साथ साथ वो ग्लोबल गवर्नेंस जैसे कि ब्रिक्स है, एससीओ है, बेल्ट एंड रोड है, इसके जरिए दुनिया को जोड़ रहा है। 142, 143, 43 मुल्क तो सिर्फ बेल्ट एंड रोड में है, तो वो एक दूसरे को मोतियों की तरह परो रहा है ताकि सारों का फायदा हो, और जाहिर है चाइना को तो फायदा उसमें होगा ही होगा। तो लिहाजा ये हकीकत है कि ग्लोबल नॉर्थ से दुनिया ग्लोबल साउथ की तरफ तनज़ुली हर बड़ी ताकत, आपने देखा कि इस वर्ल्ड वार 1 से पहले भी जब अमेरिका ने देखा कि उसकी तनज़ुली हो रही है, और वर्ल्ड वार 2 के बाद भी, उससे पहले भी, तो उन्होंने अपनी अस्करी कुव्वत इस्तेमाल की ताकि वो अपनी उस तनज़ुली को बचा सकें। अब भी ये जो ट्रेड टैरिफ और ग्रीनलैंड को धमकी और बाकी मुल्कों को धमकी, कनाडा को धमकी, 51st स्टेट, ये सारा जो धमकियां हैं, ये वही ताकतें देती हैं जो समझती हैं कि उनके हाथ से उनकी ताकत आहिस्ता आहिस्ता खिसक रही है। तो वो अपनी अस्करी कुव्वत के जरिए उस ताकत को बरकरार रखने की कोशिश करते हैं, और यही कोई कैफियत इस वक्त अमेरिका की है। और जो चाइना है वो बहुत ही एक सटल तरीके से, बहुत एक धीमे तरीके से अपनी प्रोग्रेस उसने की है, और उसी तरीके से वो अपनी अस्करी पर क़यादत को भी आगे बढ़ा रहा है। लेकिन कई एतबार से चाइना स्पेस में, खिला में अमेरिका के बराबर आ गया है, बल्कि ये भी मुहक्किक कहते हैं कि वो अमेरिका से बाहर ज्यादा आगे बढ़ गया है, क्योंकि ये इनकी ज्वाइंट एफर्ट्स हैं रशिया और चाइना के खिला में। और दुनिया की अब जो भी बरतरी होगी दुनिया में, चाहे वो अस्करी हो या उसके अलावा, उसमें स्पेस का बड़ा अमल दखल होगा। सारे के सारे
अब जो है सेटेलाइट के जरिए चीजें कंट्रोल होंगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, बाकी चीजें हो गई, तो चाइना उस तरफ बहुत तेजी से बढ़ रहा है। और अच्छा, साथ साथ आपके ख्याल में अमेरिका ने जिस तरह वेनेजुएला के सदर को उठाया, उसके बाद ग्रीनलैंड को कब्जे में लेने की जो धमकियां दी जा रही हैं, फिर मैक्सिको को भी कोई ना कोई धमकी मिली, जो मुल्क चाइना से तिजारत कर रहे हैं उन तमाम मुल्कों को धमकियां दी जा रही हैं, तो अमेरिका को इस चीज़ का एहसास है कि चाइना किस हद तक आगे चला गया है और वो इस चीज़ को अब तक रोक नहीं पा रहा, इसलिए उन मुल्कों से चाइना का असर और रसूख ख़त्म करने के लिए ये तमाम इक़दाम किए जा रहे हैं। चाइना का असर रसूख तो उस मुल्क से अगर वो ख़त्म करना चाहें भी तो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जिस बुलिंग अंदाज से वो कर रहे हैं उससे तो और वो चाइना के साथ जोड़ रहे हैं। आप देखें कि 2 हफ्तों के अंदर, 10 दिन के अंदर अंदर कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने जाके इतने सारे MOU साइन किए, 49,000 के करीब इलेक्ट्रॉनिक कार इंपोर्ट का कर लिया, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लिया, अपने शहरियों को फ्री वीजा फ्री कर दिया। इसी तरीके से यूके के प्राइम मिनिस्टर उन्होंने कितने मुआहदे किए। अब 1 by 1 फ्रांस के सदर पहले से होके आ चुके हैं। आप देखेंगे कि यूरोप सारा, जहां असल चीज यह है कि यूरोप देख रहा है कि अमेरिका टैरिफ के जरिए धमकियां दे रहा है, उनकी मईशत को खराब कर रहा है। उससे सबसे बड़ी बात, जो यूरोपियन लीडर्स हैं वो मुत्तहद इस बात पर हुए हैं अमेरिका के खिलाफ काफी हद तक, क्योंकि पूरी तरीके से इसलिए नहीं हो सकते कि अब भी वो डिपेंड करते हैं नेटो के हवाले से अमेरिका की ताकत पर। रशिया से उनको 100% कोई गारंटी नहीं है कि वो रशिया इस हद तक उनके नुकसानात पहुंचा सकता है उनके मफादात को। तो इसलिए वो सिर्फ नेटो की वजह से एक बड़े अब लूजली जुड़े हुए हैं, पहले की तरह नहीं जुड़े हुए हैं। तो वो उसके अलावा माशी तौर पर वो अपनी डाइवर्सिफिकेशन चाहते हैं, तो उस लिहाज से वो डाइवर्सिफिकेशन के तौर पर चाइना के, आप देखें कि डोनाल्ड ट्रंप की इस फॉरेन पॉलिसी ने, जो कि अब उनकी मिनिस्ट्री, फॉरेन मिनिस्ट्री से जिसको स्टेट डिपार्टमेंट कहते हैं, उधर से वो उन्होंने व्हाइट हाउस में ज्यादातर फैसले करना शुरू कर दिए हैं। स्टेट डिपार्टमेंट का आपको नाम अब कम नजर आता है, उनका काम आपको कम नजर आता है, ज्यादा फैसले व्हाइट हाउस से होते हैं। तो जो अभी उनकी फॉरेन पॉलिसी है बुलिंग की, उसकी वजह से उनके से जरा थोड़ी कदूरतें बढ़ती जा रही हैं, और जो चाइना के लिए ज्यादा मुफीद। तो आपके ख्याल में क्या यूरोप इस चीज के लिए मुतफिका तौर पर तैयार है कि ताकत का ताज अमेरिका के सर से उतार के चाइना के सर पे पहनाया जाए? देखें, जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप में ये मामलात दहाइयों पर मुहित होते हैं। इसी तरह डॉलर की भी बात की जाती है कि बिल्कुल गिर रहा है। हाँ, अभी डॉलर को थोड़ी सी इज्जत पहुंची है, लेकिन उस पर मैं आ जाता हूं बाद में। तो जो दुनिया की मईशत है या दुनिया की अस्करी कुव्वत है, वो एक दिन में बनती भी नहीं है और एक दिन में बिगड़ सकती है। अगर कोई जंग में, जिस तरह की इंडिया को मार्का हक में जब डिफीट मिली, तो एक दिन में उनका इमेज भी खराब हुआ और उनकी कौम को भी एहसास हो गया कि भाई हमारी ताकत जितनी भी थी 10 गुना ज्यादा, हम कहते थे ये तो पाकिस्तान हमसे सबकत लेगी। इसी तरीके से अमेरिका की जो इस वक्त अस्करी कुव्वत है, एक दफा वो मैदान में टेस्ट हो गई, और जो कि टेस्ट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर अमेरिका की अस्करी कुव्वत बाकी जौहरी कुव्वतों के सामने अगर आ गई तो फिर वर्ल्ड वॉर 3 का खतरा होगा। तो उसके चांसेस नजर नहीं आते अभी फिलहाल। लेकिन ये जो कंपटीशन मईशत का है, जिसकी वजह से वेस्ट के लीडरान सारे उधर जा रहे हैं, तो वो उनकी, आपने देखा कि नेटो पर जो भरोसा था वो भी कम होता जा रहा है ग्रीनलैंड की धमकी के बाद। तो लिहाजा चाइना खुद बखुद एक कुदरती तौर पर, और एक क्योंकि उसकी फॉरेन पॉलिसी में बड़ी मुलायमियत है, मल्टीलैटरलिज्म है, उसकी वजह से, मल्टीलैटरलिज्म की वजह से, जिसको मैं पहले बयान कर चुका हूं, तो चाइना की पोजीशन जो है वो एक वकील के तौर पर है डेवलपिंग नेशंस के लिए, जो कि इंक्लूसिवनेस यानी सबों को शामिल करने का एक तरीका लेके चलता है, टेक्नोलॉजी को शेयर करता है, नॉन इंटरफेरेंस की पॉलिसी को वो तकवीयत पहुंचाता है, पार्टनरशिप को ज्यादा मुकद्दम समझता है। और ये खुद बहुत तमाम अवामिल जो है चाइना के, और चाइना की अपनी तरक्की, वो वेस्टर्न इन्फ्लुएंस का जवाल का तो ऑटोमेटिकली एक नेचुरल सा एक फिनोमेना हो रहा है। और
चाइना इसको बड़े ऑर्गेनिक तरीके से लेके जाना चाहता है। चाइना अमेरिका से मुख्तलिफ अंदाज है। चाइना अपनी अस्करी कुव्वत के जरिए या धमकियों के जरिए ये काम नहीं करना चाहता है। बिल्कुल। चाइना एक नेचुरल, एक ऑर्गेनिक, एक इकोनॉमिक अंदाज में और एक जो इंटरनेशनल लीगल फ्रेमवर्क है उसके अंदर रहते हुए, इस वक्त चाइना सबसे बड़ा एडवोकेट है, सबसे बड़ा वकील है इंटरनेशनल लीगल फ्रेमवर्क का। जहां भी बात होती है चाइना यूनाइटेड नेशंस के चार्टर की बात करता है, इंटरनेशनल कानून की बात करता है, क्लाइमेट पेरिस एकॉर्ड की बात करता है, इसी तरह तमाम मल्टीलैटरलिज्म की चाइना बात करता है। इसीलिए चाइना चहीता होता जा रहा है। और वेस्ट में तो डोनाल्ड ट्रंप की वजह से जो उन्होंने अपनी फॉरेन पॉलिसी अपने हाथ में ले ली है, व्हाइट हाउस में ले ली है, उसकी वजह से उनके जो नी जर्क किस्म के उनके फैसले हैं उससे भी ये उनके यूरोप के मिजाज के खिलाफ है, बल्कि दुनिया के मिजाज के खिलाफ है। इसकी वजह से भी अगर ये मामला 5 साल में होने थे तो अब ये मामला 6 महीने में हो रहे हैं। तमाम जो तब्दीली आपको नजर आ रही है, इस तब्दीली को आप देख रहे हैं कि जिस तरह अमेरिका ने नेटो के भी हवाले से जो फंडिंग थी उसको रोकने की बात की, क्या आप नेटो को भी एक नई शक्ल में देख रहे हैं या नेटो को ख़त्म होता देख रहे हैं? क्योंकि जैसे कि हमने पहले भी बात की कि जो अमेरिका के इत्तेहादी ममालिक हैं उनका इंटरेस्ट भी चीन की तरफ हो रहा है, और अमेरिका, बरतानिया और जो फ्रांस के वज़ीर आज़म उनके दौरे के हवाले से भी बहुत सारी बातें सामने आ रही हैं। क्या नेटो भी एक नई शक्ल में सामने आएगा? नहीं, नेटो तो है ही, अमेरिका की सारी फंडिंग है। सिर्फ 5% बजट अभी किया है, पहले 2% और 3% और कुछ मुल्क देते ही नहीं थे पैसे, और उनके आटे में नमक के बराबर। आपने देखा कि ये एक सिर्फ टोकन प्रेजेंस होती थी। आपने अफगानिस्तान में भी हमने देखा कि किसी मुल्क ने 10 आदमी भेज दिए, किसी ने दो प्लाटूनें भेज दी, किसी ने 1 बटालियन भेज दिया, सारे तो अमेरिका के थे। और आपने पिछले दिनों देखा नहीं कि जो थोड़ी सी तलखी पैदा हो गई, 447 के करीब फौजी मारे गए थे बरतानिया के। तो जब ट्रंप ने बयान दिया कि ये तो सारी हमारी फौज थी, सारा हमने काम किया, बरतानिया तो पीछे था, तो आपने देखा किस तरह आग बगोला हो गया बरतानिया के प्राइम मिनिस्टर और बाकी। तो वो अगर देखा जाए तो हकीकतन नेटो खड़ी इसी बात पर है कि वो अमेरिका उसकी फंडिंग भी कर रहा है, सबसे ज्यादा फोर्स भी है। अमेरिका के 800 के करीब बहरी ये बेसेज हैं, जो आर्मी मिलिट्री बेसेस हैं, वो नेटो तो अफोर्ड नहीं कर सकता। तो लिहाजा जब नेटो जियोपॉलिटिकल मंजरनामा तब्दील जिस तरह हो रहा है, जब रशिया से उनको खतरा नहीं होगा, चाइना से खतरा नहीं हो, बाय द वे मैं आपको बता दूं, अब चाइना से उनको खतरा तो नहीं महसूस हो रहा है ना, तो वो रशिया से भी जब वो खतरा टल जाएगा उनसे, तो ऑटोमेटिकली नेटो, वैसे ही डोनाल्ड ट्रंप की वजह से दरारें तो पड़ गई हैं कि नेटो कंट्री को धमकी दे रहा है कि मैं कब्जा कर लूंगा और बजोरे बाजू कर लूंगा, तो वैसी दरार पड़ गई उसमें। और उसके बाद फिर अगर ये जियोपॉलिटिकल मल्टीलैटरल एग्रीमेंट्स होना शुरू हो जाएंगे चाइना के साथ, और चाइना और रशिया काफी आपस में उनकी बायलैटरल है, तो फिर ऑटोमेटिकली वो डर और खौफ रशिया का जब कम होगा तो नेटो खुद बहुत धड़म तख्ता होकर नीचे गिर जाएगा। अच्छा सर, आखिर में मैं आपसे जानना चाहूँगी कि दुनिया का चाइना की तरफ इंटरेस्ट, चाहे वो इकोनॉमिक के हवाले से है या फिर पॉलिटिकल हवाले से है, आपके ख्याल में ये पाकिस्तान को किस तरह मुतासिर करेगा? इन अ गुड सेंस और इन अ बैड सेंस पाकिस्तान इससे किस तरह मुतासिर होगा? पाकिस्तान को तो इसमें देखें ज्यादातर गुड सेंस में ही मुतासिर करेगा। बैड सेंस में तो उस वक्त करेगा कि पाकिस्तान खुद अपने लिए कुछ गड़ा खोदे। अभी तक तो पाकिस्तान नेविगेट बहुत अच्छी तरीके से कर रहा है अपने फॉरेन पॉलिसी को, और किस तरह मैं कह रहा हूँ गड़ा खोदेगा, पाकिस्तान अगर कोई अपनी फॉरेन पॉलिसी के जरिए ऐसा कोई कदम उठा ले जिससे कि चाइना के मफादात को डायरेक्ट नुकसान पहुंच रहा हो, तो जाहिर है चाइना उससे कदूरतें बढ़ाएगा। लेकिन चाइना भी चाइना के लिए एक निहायत ही कलीदी मुल्क है जोग्राफियाई लिहाज से। वाज़ेह रहे कि जो स्टेट ऑफ मलाका है वो एक नैरो पैसेज है जिसपे अमेरिका ने अपनी सबमरीन्स, जो जौहरी सबमरीन्स भी उन पानियों में छोड़ा हुआ है, अपने इत्तेहाद के जरिए वो जब चाहे स्टेट ऑफ मलाका को कंट्रोल कर सकता है, और उनकी रसदगाहें जो ऑयल की हैं 85-90% बल्कि सारी, तो उसको बंद करके उनका गला घोंट सकता है। लेकिन उसमें चाइना की ठीक है अस्करी कुव्वत कम सही, लेकिन वो रिटेलिएट करेगा, वो दूसरा मौजू हो जाता है।
लेकिन उसके लिहाज से पाकिस्तान की आप बात कर रही हैं तो गवादर के हवाले से और ये ये सी पैक के जो रूट है जिसको KKH कराकोरम हाईवे आगे जाके जोड़ता है चाइना के साथ, ये एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक किस्म का प्रोजेक्ट है। और इस स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट से फायदा क्या है कि चाइना को 6 हफ्ते लगते हैं अपनी यहाँ से एनर्जी ले जाने से, जो गल्फ कंट्री से, और बाकी भी गुड्स एंड सर्विसेज जब वो इस रास्ते से जाता है तो सिर्फ 7 दिन में अपने मुल्क में पहुंच जाता है। अच्छा। तो कहाँ 6 हफ्ते और कहाँ 7 दिन, 15,000 किलोमीटर से सिर्फ 7,000 किलोमीटर रह जाता है रोड का रास्ता। तो उनके लिए स्ट्रेटेजिक बहुत बेनिफिट्स हैं। और जाहिर आगे जाके जो मुझ जैसे तजिया नज़ार को नजर आता है कि चाइना को अपने नेवल ताकत के लिए भी जब वो गवादर पे ज्यादा हमसे हम आहंगी करेगा और हम गवादर पे उसको इजाजत देंगे तो चाइना की ताकत मजीद बढ़ सकती है। लेकिन उसमें हमारी फॉरेन पॉलिसी को बड़े ठोक कर हमें कदम रखना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर जमील अहमद हमारे साथ मौजूद थे। आज के प्रोग्राम से इतना ही, मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।